बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनकी कभी ना कभी किसी न किसी फील्ड में या किसी न किसी टीचर से या कोच से अपने थोड़ी सी बहस। उसको लगता है कि वो कुछ है, आपको दुनिया को देखना, समझना, जानना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ कैरी करके चलेंगे कि मैं कुछ हूँ, तो फिर ईगो तो आपके अंदर आएगा ही आएगा ना। स्किल एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है? स्किल्स तो होनी ही चाहिए जी जी। क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इंडिया में अभी भी डिग्री कल्चर जो है, डिग्री जो है वो एक इंसान की आइडेंटिटी बन चुकी है। जी। बात फिर वही बात आ रही है ना कि जब कंपटीशंस बहुत होंगे, एक पोस्ट के लिए अगर 100 लोग हैं तो हम ऑब्वियसली स्किल्स की तरफ जाएंगे ना। आपको लगता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज और बुक को अब पढ़ाई में इंक्लूड करना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए, आज के समय में थोड़ा सा होना चाहिए, स्पेशली जब हमारे पास गीता जैसा एक रिच कंटेंट है। पर होता क्या ना, स्पिरिचुअलिटी की जैसे बात करूँ, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लगता है रिलीजियस हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष कौशल सर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एट लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। सर स्टूडेंट काउंसिल फैकल्टी हेड भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को अपनी स्किल्स शार्प करने का मौका मिला है। इन्होंने हेल्प की है और बच्चे आज निकल करके बहुत जगह पे अपना नाम कमा रहे हैं। सर का एक्सपीरियंस 18 साल से ज़्यादा का है। उनकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में आज बहुत हेल्प करेगी बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने में। तो चलिए आज का ये एपिसोड देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस एपिसोड में, हमारा टॉक शो वार्ता एंड इनसाइट आवर में। धन्यवाद सर आप? मैं ठीक हूँ। आपको सर जब भी देखते हैं, पहली चीज़ तो हम सब बहुत कायल और इम्प्रेस्ड हैं आपकी कामनेस से। ये जो कामनेस का एलिमेंट है आप में, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस सब की हम सब बहुत तारीफ करते हैं। जैसे एक एकदम निर्मल पानी, एकदम शांत स्वभाव में, तो वो सर हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं। इसको कैसे मेंटेन किया है आपने? कैसे मेंटेन किया है, देखो ये तो समय के साथ में आपके अंदर आ जाएगा, अगर आप गंभीर होते चले जाएंगे, मुझे लगता है। और जैसे समुद्र होता है कि कई बार ऊपर से शांत लगता है और अंदर बहुत सारी हलचलें रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शून्य रहता है। शायद अभी वो शून्यता वाला भाव अभी नहीं आ पाया है, जो कि एक अलग ही लेवल होता है। एक समय पर वो भी मिल जाना चाहिए व्यक्ति को। और विचार बहुत सारे दिमाग में आते हैं और चलते हैं, आत्मचिंतन होता रहता है। प्रतिक्रिया बहुत कम मिलती है, क्योंकि कई बार जब हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो समझ में आ जाता है कि सामने वाला, जैसे अगर वो उद्देश्य लेते, मान लेते हैं वो आपसे कुछ बहस कर रहा है और मुझे अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर किस वजह से वो मुझ पर नाराज़ हो रहा है या परेशान हो रहा है। और अगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो कुछ करने ना करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। तो जैसे जैसे आप ज्ञान या मैच्योरिटी या समझदारी के लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मुझे लग रहा है आप शांत होते ही चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करने का मतलब ही नहीं रह जाता ना फिर उसमें। एक सर मैंने बुक पढ़ी थी, अभी मुझे उसका टाइटल नहीं याद आ रहा है। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि जैसे आप कहीं डिनर करने गए या लंच करने गए किसी रेस्टोरेंट में, और वो वेटर आता है, उससे कुछ सामान गिर जाता है, या मान लीजिए आपने कॉफी या चाय ऑर्डर की, वो गिर गया, तो आपके कपड़े पे गिरा, आपका कपड़ा गंदा हुआ, तो आप उसको डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? मतलब हो सकता है कभी आपका गुस्सा निकल आएगा, अरे यार क्या कर दिया, ये सब। लेकिन उसमें एक बात ये लिखी थी कि इस हद तक नहीं रहेगा कि चाकू पड़ी है और आप उसको मार दें। हाँ, अब ये जो हद वाली बात कह रहे हैं ना, अब एक्चुअली क्या है, जो उस बुक का राइटर है, उसने ये बात की कि वो लेवल नहीं आएगा कि हम उसको चाकू मार देंगे, है ना। तो मुझे लगता है ये जो लेवल है ना, ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये आप डिफाइन कर रहे हैं। और ये लेवल ख़त्म होता जाएगा जैसे जैसे आप और ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे, मेरा और ज़्यादा समझदार होते जाएंगे। और किसी ने जानबूझ के, आप अगर मान लेते हैं, जैसे इसी उदाहरण को मैं और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, ठीक है। एक ऑप्शन है कि उस व्यक्ति से वो चीज़ें अनजाने में हो गई। अब अगर अनजाने में हो गई हैं, तो फिर, और आप समझदार हैं और आप जान रहे हैं कि अनजाने में हुई है, तो ऐसे में आप अननेसेसरी अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना चाहेंगे? और यदि व्यक्ति जान करके कर रहा है, तो अगेन
वो व्यक्ति जान करके आपके ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि आप नाराज हो, आप चिल्लाएं, आपका बीपी बढ़ जाए, तो फिर आप अगेन उस व्यक्ति के हिसाब से अपनी लाइफ को क्यों चला रहे हैं। मतलब अगर ये देखें तो इमोशंस जो हैं वो इंसान के ही कंट्रोल में होते हैं, बस उसको ऑब्वियसली समझने और परखने की ऑब्वियसली और मुझे लगता है कि हम अपने आप को वो परमिट देते हैं समटाइम्स। क्या होता है कि गुस्सा कभी भी एकदम से नहीं आता है किसी को, मतलब ये हम कहते हैं कि हमें एकदम से गुस्सा आ गया किसी को, ऐसा होता नहीं है। वो जो भावना है ना वो आपके अंदर बहुत पहले से चल रही होती है। आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, आप अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं कि नहीं मैं सही हूँ दूसरा गलत है, और ये 2-3 बार आपके अंदर हो चुका होता है अगर आप डिटेल में जाएंगे। और फिर कभी वो तीसरा चौथा बार वो टाइम ऐसा आता है कि जब आपको क्योंकि पहले आपने अपने आप को जस्टिफाई कर रखा है कि नहीं आप सही थे वो गलत था, आप सही थे वो गलत था। आप अपने मन में जब कभी आपने डिबेट किया तो आपने ये मान लिया कि वो व्यक्ति जानबूझ करके आपको परेशान कर रहा है, आपको गुस्सा होने का हक है। और फिर जब वो मौका आता है तो एकदम से आपको गुस्सा आता है। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं अक्सर अपने छात्रों को, अपने बच्चों को ये समझाता हूँ कि दुनिया को बाद में समझो, पहले अपने आप को समझो। अपना एनालिसिस पहले करो। हाँ, मतलब पहले आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करिए, पहले आप खुद को समझिए, और अगर आप खुद को समझ लेंगे तो शायद पूरे ब्रह्मांड को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड रहता है। तो ये सर जो इमोशंस वाली बात हो गई, अगर उसी इमोशन को वहीं पे ना निकाला जाए तो आगे चल करके बहुत बड़ा हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, क्योंकि मैंने इस पे शायद अपने मन में बहुत सारा काम कर रखा है। मैं कभी भी इस बात को नहीं सोचता हूँ कि इमोशंस को दबाया जाए। तो इमोशंस को आप कभी सप्रेस मत करिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है और आप गुस्सा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दैट विल क्रिएट अ फ्रस्ट्रेशन इनसाइड यू, एंड आफ्टर सम टाइम वो टाइम आएगा जब आप बस्ट होंगे। तो मैं कह रहा हूँ आप रूट्स पे जाइए, आप उन कॉजेस पे जाइए जिसकी वजह से आपके अंदर कोई एंगर इश्यूज आ रहे हैं या गुस्सा आ रहा है। अगर आपने उस पर काम किया तो वो जड़ ही खत्म हो जाएगी, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। तो वो जो सप्रेशन वाली बात है ना वो होगी ही नहीं, और जब सप्रेस कर ही नहीं रहे हैं आप किसी चीज को तो वो कभी भी ब्लास्ट होगा ही नहीं। अगर कोई चीज है ही नहीं तो वो कहाँ से आ जाएगी? तो मतलब ये कहना है मेरा। तो सर जैसे स्टूडेंट और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनकी कभी ना कभी किसी न किसी फील्ड में या किसी न किसी टीचर से या कोच से अपने थोड़ी सी बहस या थोड़ा सा कई बार होता है, कई बार होता है चाहे क्रिएटिव चीज को लेकर के, शायद 10 साल पहले का एक अनुभव भी है। एक बच्चा था, एक टीचर था, और आजकल के बच्चों में थोड़ा सा मतलब शायद वो शुरू में होता है। हमारे यहाँ तो खैर ये है कि 3 साल के बाद में मैं देखता हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा पोलाइट हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। तो जो नया बच्चा आ रहा होता है वो एक बहुत कुछ कैरी करके आ रहा होता है, उसको लगता है कि वो कुछ है, और ईगो क्लैशेस होने के चांसेस होते हैं। और अगर 20 साल के व्यक्ति के अंदर अगर ईगो है तो जो 40 साल का टीचर होगा तो ऑब्वियसली अगर वो भी उसी मेंटेलिटी में चल रहा होगा तो उसके अंदर भी ईगो होगा। तो एक 10 साल के आसपास के पहले की ये घटना है, शायद एक बच्चा था तो एक टीचर के साथ थोड़ा ईगो क्लैशेस हुआ, और मैंने देखा कि ईगो क्लैशेस हैं वहाँ पे। और कोई बहुत कई बार जब ये ईगो क्लैशेस होते हैं ना तो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि सही गलत को अगर आप खोजने जाएंगे तो उसको सही और गलत डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। आप जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आपको वो सही दिखेगा, और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं देखेंगे वो गलत दिखने लगता है। तो ये ईगो क्लैशेस तो आज की यूथ में होता है। अब इसको फिर वही बात है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो फिर कहीं ना कहीं आपको दुनिया को देखना, समझना, जानना पड़ेगा ये चीज़। क्योंकि अगर आप बहुत कुछ कैरी करके चलेंगे कि मैं कुछ हूँ तो फिर ईगो तो आपके अंदर आएगा ही आएगा ना। और जब आपको समझ में आ जाएगा ना कि आप वो डॉट हैं, जैसे वो आजकल वो बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं ना, दैट यू आर हियर, पूरा यूनिवर्स दिखा रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, उसमें अर्थ भी नहीं दिख रही प्रॉपर, और उस अर्थ के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है उसमें लिखा यू आर हियर। तो अगर आप उस फोटोज को थोड़ा सा एक बार, मतलब हम लोग कई बार देखते हैं, आपने भी देखा होगा, शायद सबने कभी ना कभी देखा होगा, पर क्या आपने उसको देखने के बाद सोचा एक्चुअली में आपके एग्जिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो वही घूम फिरा के बात आ गई, मतलब आप हैं क्या? करना बहुत जरूरी है। आप टाइम या तो आप मतलब या तो आप फिजिक्स के मामले में, जैसे आपने मैंने कहा ना कि आप स्पेस में चले गए, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो आप देखो आप कितना है, आपकी वैल्यू क्या है? नथिंग। ठीक है, मतलब अर्थ पर भी हम बहुत छोटे हैं
और यूनिवर्स में तो अर्थ ही का कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप टाइम को स्ट्रेच कर दें, आप इसको 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल कर दीजिए, तो फिर आप सिकंदर भी हैं तो आप क्या हैं? तो फिर किस बात का घमंड है? तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो केवल कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसके अंदर कोई ईगो होगी, और अगर कोई बेवकूफ़ है तो उसे बहस करने की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब अगर ये देखें एक हिसाब से कि जो आपके कर्म है वो आपके इमोशन से थोड़ा सा परे होने चाहिए, या उसको मॉडिफाई करके, इमोशन को मॉडिफाई करके आपको काम करना चाहिए कि उस समय पे क्या ज़रूरत है आपके इमोशन, मतलब टाइप के इमोशन की। अब देखो, ये तो दो अलग अलग चीज़ें, कर्म एक अलग चीज़ है, इमोशन से एक अलग चीज़ है। अगर इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द रिलेटिविटी कि दोनों के बीच में कोई संबंध होना चाहिए कि यूजुअली नहीं, सर होता है कि जैसे जिस हिसाब से हमारे अंदर इमोशन आते हैं हम उसी हिसाब से अपने कर्म actions करते हैं, कर्म हाँ। करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको उसको अपने परे रखना चाहिए कि हाँ, हावी मतलब नहीं होना अब चाहिए। फिर वही बात है ना, धर्म और कर्म, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार इमोशंस आते हैं, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके इमोशंस कुछ और हैं, जी ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा रिलीजियस पुराने एग्जांपल्स ले सकता हूँ क्या? हाँ, तो मतलब अब जैसे राम जी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो वन में जाना है, ठीक है, और अब धर्म क्या कहता है वहाँ पर, इमोशंस क्या कहते हैं? तो अगर आप भारत को देखते हैं, इमोशंस तो उनको वो नहीं चाहिए राज्य, वो भाई को देना चाहते हैं, वो जा रहे हैं, वो पिताजी के कहने पे चले जा रहे हैं, जबकि कोई दूसरा उनको रोक रहा है। तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्रजा उस समय चाह रही है कि राजा रुक जाएं, है ना। तो बहुत सारे, तो धर्म कर्म ये सब मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ में चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू। समटाइम्स इमोशंस हो सकता है कि कुछ अलग हों, ठीक है। मतलब हो सकता है कि इमोशनल होकर के, मान लें किसी बच्चे को, जैसे पन्नाधाई की हम कहानी पढ़ते थे, तो बच्चे को सैक्रिफाइस करना है, उसको पता है कि ये ठीक है, इसका गर्दन कट जाएगा, तो इमोशंस कहेगी, एक माँ का इमोशंस कहेगी बच्चे को बचा ले, और उस समय धर्म उसका ये कहता है कि नहीं, अपने राजा की रक्षा करनी है। तो ऑब्वियसली अगर आप धर्म को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कर्म क्या हैं। इमोशंस की गाइडेंस में कर्म हो सकता है कि गलत हो जाए। तो मतलब अगर द्वंद्व की स्थिति है तो धर्म को फॉलो कर लीजिए, और अगर द्वंद्व नहीं है तो बिना इमोशंस के कर्म भी, मतलब बिना भाव के जीवन भी व्यर्थ ही है ना। तो इमोशंस होना अच्छी बात है, बट वो इमोशंस दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय योर धर्म। इट शुड नॉट बी फ्री कि जो मन में आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रही है वैसा आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा सोचना है। स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा इवॉल्व होकर के चेंज हुआ है स्टूडेंट टीचर के बीच। पहले बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे, कहीं ना कहीं हम ये माने कि थोड़ा सा सम्मान में भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया है, जो रिस्पेक्ट टीचर को मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। उसी जगह पे अगर हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो जो क्लोजनेस टीचर और रिलेशनशिप की, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशनशिप की रही है वो और ज़्यादा बढ़ी है। तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं, या आपके हिसाब से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं क्या अच्छी हो रही हैं? वैसे तो तमाम तरीके की न्यूज़ आती हैं, तो अगर हम हर एक न्यूज़ के पीछे जाएंगे तो कहीं बहुत कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, बहुत कुछ कहीं पर सही भी हो रहा है। होना क्या चाहिए? तो मुझे लगता है जो ट्रस्ट है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि एक बच्चा जब किसी टीचर के पास आता है ना, तो वो शायद, पहली बात तो मतलब ये एक ऐसा काम है ना जिसको हम वैल्यू, मतलब पैसे से नहीं वो कर सकते। आजकल जो शिक्षा हो गई है या शिक्षक हो गए हैं, तो थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। वरना जो इसकी ग्रेविटी थी, जो गुरुत्व था, वो गुरु और शिष्य वाला जो था सिस्टम, दैट वाज गुड। वहाँ पे क्या है, एक बच्चा जो है वो जब टीचर के पास आता है तो वो अपना सब कुछ उसको न्यौछावर कर देता है। मतलब फिर अगर वो राजा का बेटा भी है और अगर वो एक बहुत सामान्य परिवार से भी आया है, तो भी वो दोनों सब, और टीचर के लिए भी वो बच्चा बराबर है। और जो टीचर भी हुआ करता था वो उसको उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ज्ञान देता था। मतलब जैसे अगर हम देखते हैं तो अगर आपको धनुर्विद्या में आप लगा कि ये सही कर लेगा तो उसको वो सिखा दिया, जिसको गदा समझ में है उसको गदा सिखा, ऐसा नहीं है। तो टीचर अपने हिसाब से बच्चों को जज करके वो सारी चीज़ें उसको सिखाया करता था। मुझे लगता है रिलेशंस ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे ट्रस्ट बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चा ट्रस्ट ही नहीं करेगा अपने टीचर पर, तो मतलब मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ और आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट ही नहीं है,
तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसको एक्सपीरियंस कैसे करोगे? और जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि ये जो फार्मूला गुरुजी ने दिया ये सही है या गलत है? तो ट्रस्ट तो पहली चीज़ है जो होनी ही चाहिए टीचर स्टूडेंट के रेशियो में। और क्लोजनेस आज के मॉडर्न युग में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो क्लोज होना चाहिए, बिकॉज बच्चा जो है वो इतना फियरफुल नहीं होना चाहिए कि वो अपने क्वेश्चंस पूछ ही ना पाए। तो उसको वो कंफर्ट पोजीशन होनी चाहिए जहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ पाए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे एक टीचर और गुरु की जो मर्यादाएं होती हैं वो बिगड़ जाएं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। तो आजकल टीचर्स मेंटोर के रोल में भी आ रहे हैं, तो वो मेंटोरशिप होनी चाहिए, टीचिंग्स होनी चाहिए, बच्चे जो भी मतलब खुल करके अपने क्वेश्चंस कर पाएँ, वो क्वेरी कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर्स जो हैं जैसे हम लोग स्कूल्स में कई बार पता चलता है कि बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किया और मान लेते हैं उसको डांट पड़ गई, तो बच्चे की दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं होती कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, या क्रॉस क्वेश्चनिंग के टाइम पे कई बार किसी को डांट पड़ गई। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका मिलना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, टीचर को भी ट्रस्ट होना चाहिए बच्चे के ऊपर, और बच्चे को भी ट्रस्ट होना चाहिए अपने टीचर के ऊपर। और जब तक वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होंगी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर जैसे आपने ये बताया कि जो क्लोजनेस है कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट में थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपके बारे में काफ़ी सुना है कि बच्चों की जब भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आपके पास वो आते हैं, आप अपनी समस्या लेकर के, अपनी बातें लेकर के, किस तरीके की प्रॉब्लम, तो आप जो काउंसलिंग उनकी करते हैं वो किस वे में करते हैं? आपका अप्रोच कैसा रहता है? या इस पे मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपके ये विचार में इस पे जानना चाहूँगा, आपका अप्रोच। काउंसलिंग क्या करता हूँ मैं, पहले तो उनको सुनता हूँ अच्छी तरीके से। तो कई बार तो समस्याएं सुनने में ही खत्म हो जाती हैं। जैसे जब आप डिटेल में किसी की बातें सुन रहे होते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ तुम थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, आप जो सोच रहे हैं उसी की वजह से बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको दिख रही होती हैं। कई बार प्रॉब्लम्स जेन्यून होती है, रिसोर्सेज को लेकर के होती हैं, तो वो मेरे हाथ में भी मतलब वो मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करना होता है, फिर मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज देता है बच्चे को समझाना होता है। तो ये तो है मतलब, तो इट विल डिपेंड अपॉन सीन। और काउंसलिंग का ऐसा कुछ मेरे पास कोई जादू नहीं है, बस ये कि हाँ बातें करते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और बिलीव मी 90% केसेस में सिर्फ सुन करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। केवल 2, 4, 5, 10% ही ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली में उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, पर इवन देन चूँकि हमने उनको बहुत ध्यान से सुना है तो शायद उनको उस बात का बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हाँ रिसोर्सेस ऐसे हैं तो जो वो डिमांड कर रहे हैं वो शायद पूरी नहीं हो सकती। तो सर जैसे ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो चलिए ठीक है, आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है काउंसलिंग का। अलग अलग चीज़ों के लिए लोग काउंसलर के पास चले जाते हैं, करियर से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, हर चीज़ के लिए आजकल काउंसलर बैठे हैं। लेकिन साइकोलॉजी का तो मुझे एक बार को ठीक लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि करियर और मैरिज जो है इसके लिए आप काउंसलर के पास जाएं? मतलब आप में इतनी है तो फिर शक्ति नहीं है या क्षमता नहीं है कि आप अपने करियर के फैसले, या तो आप पहले से डिसाइड करके नहीं बैठे थे, आपको पाथ नहीं पता था कि अब हमें क्या, जैसे 12th के बाद बहुत सारे बच्चे काउंसलर के पास जाते हैं कि अब हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, परस्यू करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ है ना कि आप 11th फिर किस बेसिस पे आपने उस स्ट्रीम से किया कि आपको ग्रेजुएशन। मुझे इसमें लगता है इसमें बच्चों का कोई खास, तो मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपके सामने बहुत तरीके के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अब वो किस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, उनकी लर्निंग्स क्या रही हैं, उनकी स्कूलिंग्स कैसी रही हैं, उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स ने क्या कभी उनको उस लेवल पे समझने या समझाने की कोशिश की है कि नहीं की है। तो वैसे भी मैं मतलब एज ए टीचर, मैं अगर मेरा स्टूडेंट फेल होता है तो वो मैं उसकी प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं मानता हूँ कि मेरी कमी है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो वो उसकी कमी नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरी कमी कि मैं उसको सिखा नहीं पाया। तो ऐसे ही कि जैसे कि जो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ना कि 12th या 11th का कोई बच्चा है जो यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको लाइफ में क्या करना है, ऐसा बहुत बार होता है। मैं चूँकि हम लोग एडमिशन की भी काउंसलिंग करते हैं कई बार, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे, और इसीलिए मैं हर बार ये कहता भी हूँ कि जो जर्नलिज्म के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो आने के साथ ही बोलते हैं हमें BGMC करना है, ठीक है। बट मुझे बाकी के कोर्सेस में ये चीज़ें कई बार फील होती हैं कि वो बहुत शांत हैं। आज भी एक काउंसलिंग कर रहा था मैं, तो बच्ची आई थी तो बिल्कुल शांत, चुप,
जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो पेरेंट्स या दोस्त या दूसरे लोग ले रहे हैं, तो ये अच्छा सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक इंडिविजुअल के लिए मुझे नहीं लगता एक इंडिविजुअल को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फिर वही बात है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, दैट यू शुड नो योरसेल्फ। अगर आप खुद को ही नहीं जानेंगे, आप अपने आप को ही नहीं समझेंगे, तो दूसरों के फैसलों के हिसाब से आप अपनी लाइफ अगर चला रहे हैं तो चांसेस हैं कि ज़्यादातर टाइम पर आप फंसेंगे या फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पैरामीटर्स दूसरे हैं। मान लेते एक 6 फीट का आदमी एक 5 फीट के आदमी के लिए अगर कोई बाउंड्रीज डिसाइड कर रहा है, या एक 100 किलो का आदमी एक 80 किलो के आदमी के लिए कुछ सोच रहा है, मतलब पैरामीटर्स। हालांकि ये तो एक दूसरा डायमेंशन है। या एक IQ लेवल जिसका 290 है और एक IQ लेवल जिसका 190 है, तो मतलब एक दूसरा आदमी आपके लिए कैसे डिसाइड कर सकता है, अनटिल अनलेस कि वो जो दूसरा आदमी है वो इतना मैच्योर हो कि वो आपको समझ जाए और आपके हिसाब से आपके लिए डिसीजन ले पाए। तो इसके चांसेस कम है। तो बच्चों के लिए तो नहीं है। हाँ, मुझे लगता है अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो वो पेरेंट्स, वो स्कूल्स, वो टीचर्स कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क में आते हैं कि आखिर उन्होंने उस बच्चे को क्या किया, उसके साथ किया क्या, उसको सिखाया क्या है। 10-12 साल पढ़ाने के बाद में अगर आज वो ये लायक भी नहीं है कि वो ये सोच पाए कि उसको लाइफ में करना क्या है, तो ये क्वेश्चन मार्क बच्चों पे नहीं है, उन टीचर्स पे। हाँ, पेरेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स सब आते हैं, कोई एक नहीं है। और मतलब मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुरा मान जाए यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है समाज को कि समाज किस डायरेक्शन में बच्चों को ले जा रहा है। आप सर जैसे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं LPCPS के और स्टूडेंट काउंसिल फैकल्टी हेड भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो करिकुलम बनता है बच्चों का, जो डेवलपमेंट, जो उनकी प्लानिंग और डेवलपमेंट करिकुलम की होती है, अभी तो 3-4 साल पहले NEP भी आया, तो आप उस को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे उसमें किस अप्रोच के साथ इन्वॉल्व करते हैं कि दोनों ही बैलेंस रहें, और को करिकुलर का कितना इम्पोर्टेंस और स्कोप आप आज के टाइम में ग्रोथ में, माइंडसेट के अंडरस्टैंडिंग में रखते हैं? को करिकुलर का जहाँ तक मतलब मेरा सवाल जो मैंने देखा है, तो मेरा जो अनुभव रहा है मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों में एक होती क्लासरूम टीचिंग गुड होना चाहिए, ठीक है, हम उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, वो होना चाहिए, दैट्स अ बेसिक, उसका तो रहना ही रहना है। बट सिर्फ क्लासरूम टीचिंग ये सही नहीं है। मतलब नाउ द थिंग्स शुड बी देयर कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोचेस, फील्ड में उतर करके चीज़ों को समझना, देखना कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, या कई बार आप जो पढ़ रहे हैं, देखो एक होती पढ़ाई, ठीक है, हम मोस्टली क्या कहते हैं, कोई डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पर लाइफ स्किल्स वो कौन सिखाएगा, वो कहाँ से सीखेंगे आप? कौन सी यूनिवर्सिटी लाइफ स्किल्स पे ऐसा कोई कोर्स करा रही है जो आपको सर्वाइवल सिखा रही है? मुझे लगता है मतलब ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एम, स्कूलिंग का तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ, यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो बच्चे उनके पास आ रहे हैं वो जब पास आउट होकर के निकल रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ से पास होने वाला बच्चा सीधे इस दुनिया में जा रहा है, ठीक है। तो जब वो इस वर्ल्ड में जा रहा है, इस वर्ल्ड की कंपटीशंस को फेस करने जा रहा है, यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने जा रहा है, तो क्या वो इस काबिल है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाए, या वो सर्वाइव कर पाए, चीज़ों से मैनेज कर पाए, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको फेस कर पाए। और इसमें कहीं ना कहीं जब हम क्लासरूम स्टडी की बात करते हैं, या हम सब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, या हम किसी भी कोर्स की बात करते हैं, तो वो कोर्स कई बार हमें ये चीज़ें नहीं सिखा पा रहे हैं। मतलब जितना मेरा अनुभव रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको सब सिखा देंगी, लेकिन वो आपको एक मौका ज़रूर देंगे कि आप थोड़ा सा क्लासरूम स्टडीज़ के साथ में दुनिया में भी निकलना सीखें। जी, ऑब्वियसली बोलना सीखें, चीज़ों को फेस करना सीखें। तो अब जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, अब अगर कोई बच्चा स्टेज पे है, एंकरिंग कर रहा है, तो एटलीस्ट वो स्टेज फियर को फेस कर रहा है। कोई पब्लिक डीलिंग कर रहा है तो उसको पता है कि हमें पब्लिक डीलिंग कैसे करना है, डील करते समय हमें कितना काम रहना, नहीं रहना है। तो इस तरीके से जब भी हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। और ये एक्सपोजर ज़रूर उनको कहीं ना कहीं कुछ वो कॉन्फिडेंस देते हैं जहाँ पे वो अपने आप को सर्वाइव, जैसे आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं, कल को अगर आप सिर्फ इसको पेपर पे पढ़ें और अब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो एक दूसरे बच्चे से जब आप कंपेयर करोगे तो आप हमेशा उससे बेहतर पाओगे अपने आप को। तो जब भी आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो आप ये चीज़ें बताएंगे कि मैंने वहाँ पे ये काम किया है, तो वो जो काम किया है ना,
that success, that achievement, that brings that confidence inside you, which makes you different from others. तो उसके लिए जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक हाँ। आएगा ही नहीं। जैसे अभी दया सर भी कुछ दिन पहले हमारे शो पे आए थे और उनका ये कहना था कि जैसे उनसे सवाल किया कि सर स्किल एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अब डिग्री जो है वो तो यूजुअली रह गया है, सिर्फ लोग डिग्री को कम कंसिडर करने लगे हैं, स्किल को ज़्यादा। तो उनका कहना था कि इंडिया में अभी भी डिग्री कल्चर जो है, डिग्री जो है वो एक इंसान की आइडेंटिटी बन चुकी है और वो आइडेंटिटी अभी रहेगी, वैसे नहीं हटेगी। लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे स्किल एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन पॉलिसीज काम कर रही हैं और वो ज़रूरी भी है कि स्किल एजुकेशन पे बराबर काम करते रहें। जैसे आपकी बात से भी पता चला कि सिर्फ डिग्री होने से प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल है आपका उस पे काम करने के लिए आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। स्किल्स तो होनी ही चाहिए जी जी क्योंकि कंपटीशन बहुत है। जी बात फिर वही बात आ रही है ना कि जब कंपटीशंस बहुत होंगे, एक पोस्ट के लिए अगर 100 लोग हैं तो हम ऑब्वियसली स्किल्स की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने फिल्टर लगाया है तो वो सारे जो 100 लोग आ रहे हैं, जो 100 लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं वो डिग्री के पैरामीटर पर तो सेम ही होंगे ना। तो आप उसमें परसेंटेज से थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हो, हाउ यू विल एक्चुअली जज देम। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ रिक्रूटर, थिंक लाइक अ रिक्रूटर, तो अगर आपको जॉब देनी है किसी को, आपके सामने एक पोजीशन है और 100 लोग सामने खड़े हैं, तो ऑब्वियसली यू विल गो एंड हंट फॉर द स्किल्स। तो स्किल्स आज के कॉम्पिटिटिव युग में ऑब्वियसली बहुत रिक्वायर्ड हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। और स्किल्स में भी कंपटीशन है कि आप वो स्किल्स कहने के लिए हैं या एक्चुअली में है, और है तो कितनी है, और एक्चुअल में अब उसी में कंपटीशन बढ़ भी रहा जी है। उसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अब तो जनरल हो गई है, स्किल में ही कंपटीशन। हाँ, तो डिग्री तो आपको इंटरव्यू रूम के गेट तक ले जाएगी ना, पर रूम से बाहर सक्सेसफुल होकर के आप तभी निकलेंगे जब स्किल्स होंगी आपके पास। तो ये स्टूडेंट काउंसिल स्टार्ट करने का सर क्या मोटिव था और कितना सक्सेसफुल रहा अभी तक ये स्टार्ट करने का? कितना चेंज आया बच्चों में जो सिर्फ क्लासरूम तक रह जाते थे, या आप स्टूडेंट काउंसिल में जुड़ करके कितना बेटर करते हैं, और उनमें और उन बच्चों में जो सिर्फ अभी भी आते हैं और सिर्फ क्लासरूम से वापस चले जाते हैं, तो वो चेंजेस कितना रहे? मोटिव क्या था आपका स्टूडेंट काउंसिल शुरू करने का और क्या सक्सेस रेट रहा? मोटिव तो देखिए, मोटिव वही है ना कि जैसे नीड जब होती है तो नए नए इन्वेंशंस होते हैं जी। तो इतना बड़ा तो नहीं सोचा था ऑब्वियसली, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स जो उस समय आ रही थी कॉलेज ने थोड़ा सा, वैसे तो 2009 में स्टार्ट हुआ था और शायद ये स्टोरी 14 और 15 की है। तो एट दैट टाइम 14 एंड 15 मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता था ना कि अगर आपको बच्चे किसी इवेंट के लिए चाहिए या कोई काम है जहाँ पे बच्चों को भेजना है या इवेंट में पार्टिसिपेट कराना है, तो एकदम से रॉ बच्चों को जब आप उठा रहे हैं वॉलंटियर्स को और उनको आप बोल रहे तो दे आर नॉट स्किलफुल नहीं होते थे। कई बार उनके साथ ट्यून अप करने में टाइम लगता था, हालांकि तब भी वो हो जाता था। और फिर चूँकि मेरा एक ये एम था कि सभी बच्चों को समान अवसर मिले, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते थे जो अक्सर ये कंप्लेन करते थे। मुझे लगता है इंडिया में ये कंप्लेन करने की भी टेंडेंसी हम लोगों में काफ़ी सारे लोगों में अक्सर होती है कि हम बहुत कंप्लेन करने में बड़े आगे रहते हैं। तो कंप्लेन हाँ कमियाँ निकालते, तो कंप्लेन करने लगते थे कि आपने उन्हीं को मौका दिया जो पिछली बार गए थे, आपने हमें मौका नहीं दिया, तो बायस्ड अनबायस्ड ऐसी चीज़ें होती थी। हालांकि मुझसे तो नहीं होती थी, हाँ, पर बच्चों में क्वेरी आती थी। तो चूँकि मैं फीडबैक भी लेता रहता हूँ, तो जब मुझे वो फीडबैक मिला तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हालांकि मैं काम अपना ईमानदारी से कर रहा हूँ, पर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अपने आप ही मतलब चीज़ें डिसाइडेड हों। ठीक है, तो सबको एक बराबर तो मौका देने के लिए दैट वी इनिशियली स्टार्टेड विद LTF LPCPS टास्क फोर्स, कि जहां हमने पहले से फिक्स कर दिया कि जो भी वॉलंटियर कर रहा है उनमें से जो बेहतर है उनमें से सिलेक्शन करके उनको फिक्स कर दिया कि हाँ ये काम आपको करना है, लाइक डिसिप्लिन का काम आपको करना है, स्पोर्ट्स का आपको करना है, और कल्चरल का काम या मैनेजमेंट का काम आपको करना है, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के रोल आपको निभाने हैं। तो कैटेगराइजेशन ऑफ वर्क करके अलग अलग बच्चों को सेलेक्ट करके उनको वो काम दे दिया गया। अब समय के साथ में जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती रही तो क्लब्स भी आ गए, क्योंकि क्लब्स में भी ये चीज़ें आ रही थी। तो वी स्टार्टेड दैट क्लब कॉन्सेप्ट कि ठीक है क्लब होना चाहिए, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो क्लब को ज्वाइन करे, और क्लब में जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा वो क्लब के ही लोग मिल करके डिसाइड कर लेंगे कि परफॉर्म कौन करेगा। तो इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और सभी बच्चों को मौका भी मिलेगा।
कि Unbiased भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल अनबायस्ड भी रहेंगे और सबको मौका भी मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि, क्योंकि हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है ना। अगर आपको एक टीम जैसे वर्ल्ड क्लब के लिए अगर आपको सिलेक्शन करना हो तो आप उन्हीं को तो भेजोगे ना। अगर आईपीएल ना हो रहा होता, अगर आईपीएल ना हो रहा होता तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि जो नेशनल खेल रहे होते थे उसी में से जो बेस्ट होते थे उन्हीं को भेज दिया जाता था। अब चूंकि आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल काइंड ऑफ आप उसको क्लब से रिलेट कर लीजिए। तो बहुत सारे आईपीएल, बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे क्लब्स हैं, अब उसमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो आपके सामने हैं। तो अब आप डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा अच्छे आपके पास मतलब स्किल है या पावर है। तो स्टूडेंट काउंसिल ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। आज डेफिनेटली इसका बड़ा रोल है और मुझे लगता है इट्स जो ना कॉलेज की आत्मा जिसको मैं कहूँगा सोल बन गई है। ये, तो ये कॉलेज का वो सोल है जिसके बिना शायद ये कॉलेज अधूरा है। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो लखनऊ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अराउंड 400 कॉलेजेस हैं शायद एफिलेटेड, और उन 400 कॉलेजेस में हाँ मेरा जैसे अगर LPCPS इज़ अ डिफरेंट वन that is different because of the faculties and because of the student council we have, because student councils वो वेन्स की तरह हैं जिसके थ्रू जो टीचर है, जो हार्ट है, वो हर एक सेल्स यानी जो बच्चे हैं उनसे वो जुड़ा हुआ है। जी, जैसे सर आपके स्टूडेंट काउंसिल में करीब करीब 10 क्लब के आसपास हैं और 3 कमिटीज हैं। तो आपको अगर कभी मौका लगा होता तो एक वो कौन सा क्लब होता जिसमें आप जाते अपने इंटरेस्ट और स्किल के हिसाब से, आप कौन सा क्लब चूज करते? ऐसे तो मतलब बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सारे ही क्लब्स कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं। हाँ बट ऑब्वियसली कई बार मैंने बच्चों से ये कहा है कि ड्रामा क्लब मुझे थोड़ा सा फैसिनेट करता है। मुझे लगता है वहाँ पे मैं अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को या बहुत तरीके के जो मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट्स आती हैं तो शायद उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वैसे स्पोर्ट्स क्लब भी अच्छा लगता है, तो देखने के लिए तो बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। ECL भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो मुझे लगता है इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। लाइफ में कभी लगा कि मतलब नहीं हो रहा है, निराश हो गए, मतलब छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, तो कैसे टैकल किया, उससे ओवरकम कैसे किया? क्योंकि बहुत बार होता है हमारे जितने भी यूथ हैं यूजुअली जो 20 से 24 साल के बीच में, 18 से 24 साल के बीच में होते हैं, वो इस फेज से 110% गुजरते हैं जहाँ पे लगता है कि अब नहीं हो रहा है, अब नहीं कर सकते। तो वो कैसे उस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं? वैसे तो ऐसा मौका आया नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में, अगर मतलब वैसे मैं देखूं जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया हूँ। पर 2 ऐसे मौके मुझे याद आ रहे हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे शायद जो मैं चाहता था वो नहीं मिल रहा था। तो एक वो ऑब्वियसली मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे जाना चाहता था, तो मैं MCA बहुत अच्छी जगह से करना चाहता था। तो चूँकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था तो मुझे MCA या मतलब अच्छे इंस्टीट्यूशन में एंट्री नहीं मिल रही थी। तो एट दैट टाइम MCA नहीं BCA, मतलब आई स्टार्टेड विद, चूँकि BCA पहले करना था, हाँ तो BCA के लिए था। तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं मिल रहा था जो मैं सर्च कर रहा था। तो उस समय ज़रूर मुझे एक बार लगा, तो मुझे याद है कि एक इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे मैं स्टेयर्स पे किनारे बैठा हुआ था एंड आई वाज लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, और मैं सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो बहुत छोटे थे बचपन में ना, तो एक बुक, छोटी छोटी जो बुक्स होती थी ना, जो नोटबुक होती थी, उसके पीछे छोटे छोटे कॉमिक्स छपे होते थे। तो मुझे याद आया कि बचपन में एक मैंने कॉमिक्स देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी है, वो एक जगह इतना गड्ढा खोद रहा है, फिर इतना गड्ढा खोद रहा है, फिर इतना गड्ढा खोद रहा है, इतना गड्ढा खोद रहा है, और वो एट द एंड ऑफ द डे कहीं पर भी पानी नहीं निकल रहा है। और दूसरा एक आदमी है जिसके नीचे लिखा हुआ था, उसने एक ही जगह पे पूरी मेहनत लगा दी। और तो जब वो टाइम था तो आई वॉज इक्वली गुड इन अकाउंटिंग ऑल्सो, और चूँकि लेकिन मेरा एप्टीट्यूड टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग ज़्यादा था, तो वो हालांकि मेरे लिए न्यू फील्ड थी, इसलिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन मुझे ले नहीं रहा था। तो उस समय मैं थोड़ा सा डिलेमा में था। देन वो जैसे मैंने बताया कि एक पुरानी चीज़ें याद आई, और वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो मेरा बेस है मैं उसी पे आगे काम करता हूँ, और ऑब्वियसली जो मेरे स्किल्स हैं वो कहीं और मुझे हेल्प करेंगे, तो शायद मुझे हेल्प भी करते हैं। तो एक तो ये एग्जांपल है, और दूसरा अगर मैं याद करूँ मेरी लाइफ में, तो एक वो टाइम था जब मुझे कैट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब जब BCA नहीं हुआ तो फाइनली मैं बाद में MBA के लिए ट्राई कर रहा था, अगेन टॉप 10 वगैरह के लिए कोशिश कर रहा था। तो मैं IIMS के लिए ट्राई कर रहा था और नहीं हुआ सिलेक्शन। तो मुझे याद है मैं IIMS के गेट के सामने खड़ा हुआ था
और मैं वहाँ जा करके आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ कि ऐसा क्या है तुम में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दैट आई एम वेरी गुड इन अकाउंटिंग। और एक अच्छा मैनेजर होने के लिए यानी MBA का कोर्स करने के लिए अगर आपकी अकाउंटिंग और मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो आपको सिलेक्शन होना चाहिए। फिर देन आई रियलाइज कि नहीं, इनका पेपर पैटर्न ही अलग है, ये तो पूछते ही नहीं है वो सवाल कि आपको कितना आता है, अकाउंटिंग नहीं आता है, तो इनका तो पेपर पैटर्न ही अलग है, दे आर आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो तो माइंडसेट ही अलग है। सो एट दैट टाइम जब मैं वहाँ था, गेट के सामने खड़ा रहा और मैं IIMS के गेट का मतलब वो देख रहा था ना, इमोशंस आप सोच सकते हो कि आखिर इसके अंदर मैं क्यों नहीं जा पाया, हाँ मैं क्यों नहीं हूँ। तो देन आई डिसाइडेड कि अगर मैं चाहता तो मतलब नॉर्मली क्या है कि आप वहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक। तो मैं जो इंट्रोस्पेक्शन की बात अगेन जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आप अपना एनालिसिस करिए, तो मुझे लगा कि शायद IIMS को मेरे जैसे बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी क्वालिटीज़ ही अलग हैं। और वहाँ उनको एक मैनेजर चाहिए जिसकी क्वांटिटेटिव स्किल्स हों, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जो डिसीजंस लेने में, और मैं एक फिलोसफिकल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो शायद मैं बना हूँ किसी और चीज़ के लिए एंड आई एम ट्राइंग फॉर समथिंग एल्स। तो जब भी लाइफ में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो शायद आप उसके लिए बने नहीं हैं, तो या तो आप अपने आप को चेंज कर पाए तो चेंज कर लीजिए। अगर आप चेंज नहीं कर पाए, अगर आप मछली हैं और आप पंछियों की तरह उड़ना चाह रहे हैं तो पंख उगा लीजिए, नहीं उग रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप एक मछली हैं और आपको तैरना है, तो आप डाइव करिए, वो आपके स्किल्स हैं। तो आपको खुद को समझना चाहिए जब भी ऐसा कुछ हो, तो या तो लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा आएगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप अलाइव नहीं हैं, और जितनी प्रॉब्लम आएगी आप उतनी ज़्यादा लकी हैं। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ पता नहीं क्यों, वैसा नहीं होता है। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम आपको लाइफ में कुछ सिखाती है। तो हाँ, तो ऑब्वियसली यू आर लकी। अगर आप भगवान आपको मानता है तो आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स दे रहा है, दैट लर्न, सीखो भाई सीखो। एक कमरे में लाइफ पूरी जिंदगी बैठा दें तो क्या सीखोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स को फेस करिए और रियलाइज करिए कि गड़बड़ हो रहा है तो क्या गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जब आप समझ जाएंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, और फिर वही होगा जो आपके लिए है। ये यूनिवर्स आपको वहीं ले जाएगा जिसके लिए आप बने हैं, वही अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे होंगे तो वो पीछे खींचेगा, तो इसलिए आपके प्रयास सफल नहीं होंगे। अगर आपका डायरेक्शन सही डायरेक्शन पकड़ लिया आपने, तो अपने आप चीज़ें सक्सेस की तरफ ले जाएंगी आपको। सर, आप जैसे 3 पोजीशंस आपने होल्ड की, एक आपका पहला तो प्रोफेशन ही था, प्रोफेसर आप रहे, फिर आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं, स्टूडेंट काउंसिल फैकल्टी हेड भी रहे। तो ये 3 पोजीशन एक साथ मैनेज करना उतने ही स्पेसिफिक टाइम में, तो कैसे इतना इजी कैसे था कि इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन को होल्ड? इजी तो नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि एक स्टूडेंट काउंसिल हेड होने के नाते कई बार क्या स्टूडेंट से इंटरेक्शन बहुत रखना पड़ता है। आपको हर एक बच्चे की सुनना है तो आपको उतना टाइम देना है, और कोऑर्डिनेटर होने के नाते भी आपको बहुत जगह पे चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक टीचर होने के नाते आपको क्लासेस में होना होता है, आपको अपने लेक्चर्स पे पूरा ध्यान देना होता है। तो ये बात तो ज़रूर मैं कहूँगा कि हाँ, एक खींचातानी रहती है, और डिपेंड करता है कई बार कि किस चीज़ों की ग्रेविटी ज़्यादा है तो उधर ज़्यादा टाइम दे करके दूसरी तरफ थोड़ा कम होता है। पर हाँ, मैनेज करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, शायद इसीलिए कई बार मैं घर पे लेट पहुँचता हूँ, डांट भी खाता हूँ। तो सर, जैसे ये 3 पोजीशन रही, तो ज़्यादा पोजीशन, ज़्यादा काम तो ज़्यादा लोगों के बीच इन्वॉल्वमेंट, तो कई बार आपको ट्रोल, क्रिटिसिज्म, इन सब को भी फेस करना पड़ा होगा। तो कैसे एक इंसान जो भी ट्रोल हो रहा है या उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वो क्रिटिसिज्म को कैसे एक्सेप्ट करे, या ट्रोलिंग से कैसे डील करे, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी चीज़ पे कंपेयर करके उसको नीचा दिखाया जा रहा है, हाउ टू डील विद इट? ये तो होता ही है, और ये होता भी रहता है, हुआ भी है, होता भी है, और होता भी रहेगा। तो मुझे इसमें सिर्फ अच्छा ही लगता है, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता है। क्रिटिसिज्म होती है, कई बार नाम नहीं लेना सही लगेगा, बहुत तरीके की जगहों से क्रिटिसिज्म आती है, लोग करते भी हैं, बातें पता भी चलती हैं, सब कुछ होता है। पर ये कि ठीक है, मतलब ठीक है, मुझे अच्छा ही लगता है, मुझे बुरा कुछ नहीं लगता है। तो सर अच्छा चलिए, ये तो क्योंकि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो ठीक है।
तो मतलब इसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं कर रहे हैं, बट हो सकता है कभी कभी आपके एक्शंस जो हैं उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उनको बुरे लग रहे हैं, तो इस वजह से ये मुश्किल होता है, ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर आपको पता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप जब डिसीजंस लेने जा रहे हैं तो आपके डिसीजंस पे उन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, जी तो उस चीज़ को नल एंड वाइट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं आसानी से कर ले जाता हूँ, क्योंकि जो भी वो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, मैं नहीं सोच रहा हूँ। मतलब अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर उस क्रिटिसिज्म में कुछ भी अच्छा होगा देन आई विल एक्सेप्ट दैट। जी अगर उस क्रिटिसिज्म में कुछ भी अच्छा नहीं मुझे मिल रहा है तो ठीक है, मैं सुन करके थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, थोड़ा हंस लूंगा कि चलो ठीक है, एक फन काइंड ऑफ थिंग हो गई, एक एक्टिविटी है, कुछ है, सुन लिया, मैं भी हंस लिया, मुस्कुरा लिया। और जब मैं डिसीजंस ले रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं या जो पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से ही डिसीजंस लिए जाएंगे, उस क्रिटिसिज्म के होने ना होने का उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी। तो सर ये तो चलिए आप तक की बात हो गई, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, मैच्योर हैं, तो आप इस चीज़ को समझ ले रहे हैं। बच्चों में कई बार होता है, खासकर स्टूडेंट काउंसिल के जितने स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके बीच ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत बार होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में उनके डिसएग्रीमेंट्स हो गए होते हैं। तो आपके पास तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें आती ही होंगी, वो बच्चे भी आते होंगे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते होंगे। हाँ, होता है। इससे कैसे आप डील करते हैं, ये कैसे सुलझाते हैं कि वो चीज़ें बनी रहें? देखो ऐसा है ना, इस केस में फिर वही बात है ना कि लोगों की पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुन करके समझ करके समझाने की कोशिश की जाती है। कई बार बच्चे समझ भी जाते हैं और कई बार समझ नहीं पाते। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच में लड़ाई झगड़े करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दो ठीक है, उस मुद्दे को समय के साथ में ख़त्म कर दिया जाए, और या फिर उस बच्चे को, क्योंकि मेरा फोकस प्रॉब्लम्स से ज़्यादा इस वजह पे रहता है कि वो प्रॉब्लम आई किस वजह से है। मतलब अगर दो लोगों के बीच में क्लैशेस हैं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो या कैसे भी हो, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि उन दोनों के ब्रेन में क्या चल रहा है या कहाँ पे वो फंस रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आप भी रहे हैं हेड, मैं अपनी मीटिंग्स में कहता हूँ कि जब आप काम करेंगे तब आप फंसेंगे, कभी मुद्दों पे फंसेंगे, कभी लोगों पे फंस जाएंगे, कभी किसी काम में फंस जाएंगे। ठीक है, मतलब अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो वो पर्सनैलिटीज़ में फंस जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर किसी काम को नहीं कर पा रहा तो वो काम में फंस रहा है, तो उसको स्किल्स चाहिए। अगर वो पर्सनैलिटीज़ के साथ में फंस रहा है, वो हर एक आदमी के साथ डील नहीं कर पा रहा, तो उसकी पर्सनैलिटीज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, उसको अपने स्केल को बढ़ाना है। तो जहाँ पे आप फंस रहे हैं ना, वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और दूसरे पे फोकस मत करो, खुद पे फोकस करो। क्या गड़बड़ जा रहा है उसको सही करो, अपने स्केल को बड़ा करो। जैसे अगर पानी बह रहा है, सामने पत्थर आ गया तो पानी रुक नहीं जाएगा ना, गुस्सा होकर के वहीं नाराज हो गया, पत्थर नहीं हटेगा तो मैं नहीं बहूंगा। वो अपना स्केल बढ़ाएगा, वो भरता रहेगा, स्केल बढ़ाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कितना भी बड़ा डैम होगा वो उस डैम के ऊपर से बहेगा। तो अगर आपको रुकना नहीं है तो आपको अपना स्केल बढ़ाना है। आपको लगता है सर कि स्पिरिचुअल नॉलेज और बुक को अब पढ़ाई में इंक्लूड करना चाहिए, इससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और माइंडसेट को इनहेंस करने के लिए स्टूडेंट्स को? आप देखो, वही चीज़ है ना कि सही गलत अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है। मतलब ऑब्वियसली होना चाहिए, आज के समय में थोड़ा सा होना चाहिए, स्पेशली जब हमारे पास गीता जैसा एक रिच कंटेंट है, तो हमें सीखना चाहिए। अगर कुछ भी अच्छा है तो हमें सीखना चाहिए। पर होता क्या ना, स्पिरिचुअलिटी की जैसे बात करो तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लगता है रिलीजियस हो गए। हाँ, वही मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जैसे स्पिरिचुअलिटी के लोग मतलब यही समझते हैं अलग अलग रिलीजन धर्म, या फिर ये समझते हैं धर्म की भी परिभाषा गलत समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि बस पूजा पाठ कर लिया और कुछ दान। प्रॉब्लम तो वही है ना, प्रॉब्लम तो वही है ना, दुनिया उसी में फंस के रहेगी, अपने आप को स्पिरिचुअल लगा देते हैं। हमारी प्रॉब्लम वही है, दुनिया उसी में रहेगी, पूजा पाठ में फंस के रहेगी। उसके इसेंस को आपने समझा ही नहीं। जब आप इसेंस को समझेंगे ही नहीं तो उसकी वैल्यू को तो आपने कभी, आपको मिला ही नहीं ना, जो एक्चुअल वेल्थ है वो तो आपको मिला ही नहीं। तो आप तो बस भटक रहे हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगेन एजुकेशन विल मेक यू फिट टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। पर क्या ये ज़िंदगी सिर्फ सोसाइटी में सर्वाइव करने तक ही सीमित है क्या? मतलब आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं?
पे भी पैसा कमाना, खाना, मतलब एक कीड़ा भी तो पैदा होता है ना, पैदा होता है, बड़ा होता है, अपना परिवार बढ़ाता होगा, मर जाता होगा। तो हम इंसान हैं, हम भी पैदा हुए, पढ़े, हमने कमाना सीखा, परिवार बनाया, एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ। अगर इतना ही है तो हमें यहीं रुक जाना चाहिए। और अगर हमें ये समझ में आता है कि लाइफ यही नहीं है, कुछ और भी है, तो कुछ और के लिए फिर आपको और सारे टेक्स्ट चाहिए होंगे। तो जैसे आपने पर्पस की बात की, पर्पस क्या सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस आए सोसाइटी में सर्वाइव करना है। जैसे आपको कभी लगता है कि जैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स भी इतने सारे हैं, कई बार हमने पढ़े हैं बहुत सारे यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया, तो इतने बड़े यूनिवर्स में एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया है वो मूवीज की सीरीज में, एवेंजर्स में भी आया है, हाँ, मार्वल की सीरीज में दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट बहुत बहुत एंशियंट टाइम से है, बहुत पहले से भी रहा है, तो वो तो होता ही है। और तो मतलब इसमें सर जो ये हम अगर देखें तो छोटा सा एक, जैसे आपने बताया ना, जब हम समझते हैं कि हम इतने छोटे से कण हैं सिर्फ, तो जब इतने कम में हम अर्थ पे इतना छोटा अगर प्लेनेट देखें यूनिवर्स के कंपैरिजन में, उसमें भी 1/4 पार्ट में हम ह्यूमंस रहते हैं, जिसमें से इतने करोड़ों की आबादी में हम हैं। तो क्या सिर्फ इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हमें ले आए हैं कि हम सिर्फ पैदा हों, किस लिए, हाँ, है ना, पढ़े क्वेश्चन लिखे, आता है किस नौकरी लिए, करें और फिर नौकरी करके मर करके चले जाएं। तो मतलब, या फिर ऐसा भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता हो कि सिर्फ इंसान नहीं है, कुछ ऐसे कोई ग्रुप हैं जो इस वर्ल्ड को चला रहे हैं, चाहे वो रेप्टिलियन स्पीशीज की बहुत बार डिस्कस किया गया, इल्यूमिनाटी के बारे में कई बार हुआ है, कई बार ये इन जनरल जैसे लोग कहते हैं गॉड का एक कॉन्सेप्ट है, भाई कहीं बैठा है और वो चला रहा है, रेगुलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, कोई हिसाब किताब कर रहा है पाप और तो पुण्य का। सिर्फ इंसान तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों चीजें दिखाई अब गई। देखो, ये एक अलग डायमेंशन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और शायद बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिस पे जरूर डिबेट होनी चाहिए, पर ये कि टाइम की थोड़ी सी कमी है तो बहुत शॉर्ट ही रख सकते हैं, वरना तो इस पे घंटों बातें हो सकती हैं। कभी और मौका मिला, आपने बुलाया तो ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इतना बड़ा यूनिवर्स है और हम सब हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल वैल्यूलेस हैं। मतलब अगर यूनिवर्स के हिसाब से हम देखते तो एक समय तो ये दिखता है कि हम कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो इस भावना से तो सही है कि अगर आपके अंदर घमंड ना आए, प्राइड ना आए, ईगो ना आए कि हम कुछ हैं, ठीक है, मतलब आप कुछ बन गए, आपने कुछ कमा लिया, 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ कमा लिया, तो आप यू स्टार्ट फीलिंग कि मैं कुछ हूँ, बॉस बन गए तो मैं बॉस हूँ, मतलब वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, वो एक अलग बात है। हाँ, पर आप कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप हैं तो इसका मतलब है कि कुछ तो है। नाउ दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, और इसको समझना अलग ही डायमेंशन है। मतलब वही चीज है कि इंसान इसी में खोया रहता है कभी ना कभी, शायद इसको समझ नहीं, भी नहीं एक्चुअली क्या पाता। आजकल की भाग दौड़ की और वो नोटिफिकेशन स्क्रॉल करने की वो उतना उस लाइफ में ना टाइम का पता नहीं चलता है कि इंस्टाग्राम पे कितना टाइम गया, तो लोगों को यही पता नहीं चल पाता है कि बच्चा की क्यों रो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, या माँ बाप की, तो समझ रहे ना, हम उसी में हम अपनी सोशल लाइफ ही खत्म कर चुके हैं। तो ये तो स्पिरिचुअल लाइफ इज ए डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। मतलब आपको लगता है क्या कि इंसान के अलावा भी, जैसे मैन इन ब्लैक में दिखाया गया है कि हमारे बीच जो है वो ऑब्वियसली होंगे, क्यों नहीं होंगे, होंगे ही होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, इंसानों के अलावा भी ऑब्वियसली होंगे। कुछ लोग रहते हैं। हम जानते नहीं, हम इस बात को तो रूल आउट नहीं कर सकते कि नहीं होंगे, जी सिंस भी हमें पता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मैं कह दूंगा कि होता ही नहीं। जी। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है तो 50% तो ये हो सकता है ना कि वो चीज़ें हों। ये प्रोबेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे, इफ़ यू नो नथिंग, तो देन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट देयर कुड बी समथिंग ना। तो ना होने की संभावना बहुत कम है, होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक छोटे से सोलर सिस्टम में एक अर्थ पे लाइफ हो सकती है, तो इतने बड़े यूनिवर्स और मल्टीवर्स में लाइफ ना हो, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली होंगे, हमें पता नहीं है, वो एक अलग। हमारा एक सेगमेंट भी है रैपिड फायर का, जिससे हम बहुत सारे क्विक क्वेश्चंस के क्विक आंसर्स हम लाते हैं, ताकि इमेजिनेशन और थॉट प्रोसेस को हम समझ पाएं। क्विक वाला तो मेरे साथ मुश्किल है, ना बोला ना, मैं वैसा मटेरियल नहीं हूँ, फिलोसफिकल काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा हूँ, बट वेल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो सर और अच्छा रहेगा, हम लोग को और अचानक से चीज़ें मिलेंगी, रॉ चीज़ें मिलेंगी। मेरा सर एक, पहले हम एक प्रॉपर सेक्शन से शुरू करते हैं। जैसे एक सेक्शन है इसमें वर्ड एसोसिएशन का, इसमें मैं आपसे एक वर्ड बोलूँगा और उसको लेकर के आपके दिमाग में जो भी एक
कुछ वन लाइनर आता है या वन वर्ड आता है जो चाहे वो एडजेक्टिव हो या किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड, तो आप वो बता सकते हैं जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले है। पहला वर्ड है फेलियर। कुछ नया सीखने का मौका। कुछ नया सीखने का। लेकिन अगर सर जैसे क्वांटिटी फेल होते रहे तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जितनी एडवांस और फास्ट मूविंग वर्ल्ड है इसमें इतना वेट भी अगेन आप हर एक फेलियर आपको सीखने का मौका दे रहा है ना, मतलब तो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाना चाहिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर आप गलती तो करते ही रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपको फिर वो फेल होना बनता है। यू डिजर्व दैट। अब 100 बार भी फेल हो रहे हैं तो देन यू डिजर्व, बिकॉज आपकी बुद्धि कब खुलेगी ये तो कोई नहीं जानता। फियर जरूरी है मेरे ख्याल से। डर जरूरी है। हाँ, एक संवाद है जिसमें अर्जुन कहता है कि मुझे डर, मतलब शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, नकुल या सहदेव में से कोई पूछता है कि क्या आपको कर्ण से डर लगता है, तो उसने कहा कि डर जरूरी है, डर आपको चैतन्य बना के रखता है, तो थोड़ा डर जरूरी है, वो आपको मतलब अटेंशन में रखता है और आपको कभी भी रिलैक्स नहीं रहने देता है। तो क्या है कि आप अटेंटिव रहेंगे, चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो थोड़ा डर जरूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा डर सही नहीं है। मैं पुरुष इसकी सही कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपके दिमाग भी पुरुष हैं तो पुरुष के तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। फिलहाल तो सबसे छोटी डायमेंशन में अगर एक फैमिली के अंदर मैं देखूं तो पुरुष वो है जो अपनी फैमिली को सारी प्रॉब्लम से बचाता है, कवर करता है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे सब पुरुष, अगर मैं बहुत बड़ी डायमेंशन में जाऊं तो मुझे शिव नज़र आते हैं। अच्छा, मतलब पर्सनालिटी या अगर इस तरीके से देखें कोई एक फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शिव जी। बाकी अगर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखें तो आप शील्ड की तरह। हाँ, ऑब्वियसली एक शील्ड है। जैसे किसी ने एग्जांपल दिया था कि लाइक वो तवा होता है ना जो आग को ऑब्जॉर्व कर लेता है और वो हीट ट्रांसफ़र करता है ताकि जो रोटी है वो बन जाए, जल ना जाए। तो वैसे ही है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर का जो पुरुष है उसको आगे होना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई पुरुष सत्तात्मक विचारधारा का वो हूँ, मुझे लगता है कि शायद प्रकृति ने आपको बनाया है कि आप आगे बढ़िए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। सोशल मीडिया एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका होना भी ज़रूरी है, और अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया तो आप गए, ख़त्म। इफेक्ट तो काफ़ी डाला है सर सोशल मीडिया सोसाइटी के ऊपर शायद। हाँ, अच्छे और बुरे दोनों ही डाले गए हैं, और मैं देख रहा हूँ तो अच्छे ज़्यादा हैं, कम से कम अभी तक अच्छे ज़्यादा हैं, बुरे थोड़े कम ही हैं। और अगर लोग थोड़ा सा और समझदार होंगे तो शायद वो चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि जो सोसाइटी में थोड़ा सा चेतना आ रही है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पोस्ट उसमें हेल्प करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, लेनी चाहिए जब भी मौका मिले, भागना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंगर स्टार्टिंग में बात की थी, इस पे तो काफ़ी बात हो चुकी है। लेकिन वो सोच करके क्या दिमाग में आता है आपके, क्या एक शब्द सुनते ही कि हाँ वही होगा? एंगर मतलब इट्स नॉट पॉजिटिव, नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव आता है दिमाग में। डिस्ट्रॉय। हाँ, मतलब एक ऐसा गुण, एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद करेगी, तो पतन की राह पे ले जाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र। मैं आपसे सर कुछ ऐसे दिस और दैट वाले भी सवाल पूछूंगा जिसमें आपको चूज करना है कि आप क्या चूज करते हैं, या अगर अभी आपको मौका मिलेगा आप क्या करेंगे? तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा क्या? 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। तो सर मेरा पहला सवाल है आपसे, would you rather always be alone but have financial wealth or have lots of friends but struggle financially? लॉट्स ऑफ फ्रेंड विद स्ट्रगलिंग आई गेस, बिकॉज अलोन रह करके बहुत सारा पैसा रह करके भी करोगे क्या? पैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। मजबूरी है। नहीं, लोग समझने में कंफ्यूज होते हैं। लोगों को कई बार लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ है, बट आपको वो सब कुछ चाहिए ताकि आपको कुछ और चाहिए। आपको चाहिए हैप्पीनेस, आपको पैसा चाहिए सो दैट यू कैन बाय हैप्पीनेस फॉर योर पीपल। But it is not everything, but it is a medium. हाँ, इट्स अ मीडियम, इट्स जस्ट अ मीडियम। ये एक साधन है, ये साध्य नहीं है। तो पैसा है, ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए,
तो अगर स्ट्रगल करके पैसा कमा ले रहे हैं पर दोस्त ही नहीं है अगर, या रिलेटिव्स या लोग ही नहीं हैं, और आप पूरी यूनिवर्स में अकेले बैठे हैं, तो और आपका जो अर्थ है वो उसमें मिट्टी की बजाय सोना ही सोना है, तो आप उस सोने का करोगे क्या? Would you rather be able to see the world from everyone else's perspective but not your own, or have everyone else see the world from your own perspective but not their own? अगर सब मेरी नज़रिए से देखेंगे तो सब एक जैसा ही हो जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। जो डाइवर्सिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन बताइए। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने में लाइफ में ना बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अपना पर्सपेक्टिव खत्म नहीं करना है, अपने पर्सपेक्टिव को इन्हेंस करना है दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझ करके। Would you rather have the ability to deeply understand others or be deeply understood by others? आप दूसरों को ज़्यादा समझना पसंद करेंगे या दूसरे आपको ज़्यादा समझें ये पसंद करेंगे? देखो वैसे अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या है, मैं दूसरों को ज़्यादा समझता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ये प्रैक्टिस में है मेरे, और आई ऑलवेज ट्राई, तो मैं दूसरों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, आई एम नॉट परफेक्ट, हाँ, पर जब आप दूसरों को बहुत बेहतर से समझने लगते हैं ना, तो कई बार आप बहुत अकेले रह जाते हैं, तो वो भी फीलिंग आती है कि कोई तो हो जो आपको समझे, ठीक है, तो लेकिन हाँ, हम ही समझते जा रहे हैं सबको, पर ये है कि आपको दूसरों को समझेंगे तो शायद आप ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, ज़्यादा समझदार हो जाएंगे और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेंगे। हाँ, पर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप अकेले हो जाएंगे। ये सर आज के हमारे सवाल थे आपसे, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है, मन कर रहा है और भी सवाल पूछते रहे क्योंकि काफ़ी तो बाकी हैं। हाँ नहीं, सवाल बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि आज के लिए फ़िलहाल इतना पर्याप्त है, तो कभी और किसी समय आप अलग डायमेंशंस पे हम और बातें कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस बहुत सारी हैं। और फिर मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूथ को सही गलत समझाने वाला अब मतलब रह नहीं गया। ऐसा लगता है ना कि जैसे ऐसा कोई आए या कुछ हो या कहीं से कुछ वो मिले ना, कि उनको ये समझ में मिले कि आखिर उनकी लाइफ की वैल्यू क्या है या लाइफ का मोटिव क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बेहतर समझें। तो कभी और किसी और मुद्दे पर मतलब दोबारा बैठ करके डिटेल में बातें कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक यू आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू, और उन सभी लोगों को जिनके कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा फिर से मिलने का मौका मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी सीखा होगा आपकी बातों से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमें बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला, इस वजह से क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस है रिसर्च और टीचिंग में, इतने सालों का, 18 साल कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास है, प्लस इंटेलेक्चुअल नॉलेज का जो हमें फ़ायदा मिला उनके, कि कैसे आप किस सिचुएशन में किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि सर काफ़ी काम नेचर के भी माने जाते हैं और काफ़ी काम नेचर के लिए प्रेज़ भी किए जाते हैं। तो हमने एंगर इश्यूज़ पे बात की, हमने ट्रोल, क्रिटिसिज्म और इंसल्ट को कैसे एक्सेप्ट करें इस पर हमने बात की, कैसे स्पिरिचुअलिटी को कैसे लोग परसीव करते हैं, कैसे उसको समझते हैं और उसमें क्या चेंजेस हैं, इसके ऊपर हमने बात की। थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड भी हुआ जिसमें हमें एंटरटेनमेंट का भी डोज मिला विद इंटेलेक्चुअल नॉलेज। और कोर्स के बारे में तो हमने बात की ही कि कैसे करिकुलम मेंटेन किया जाना चाहिए, कैसे करिकुलम बनाना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, और मल्टीपल पोजीशंस अगर आपके पास हैं तो आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और एपिसोड के लिए जुड़े रहिए वार्ता एंड इनसाइट आर के साथ। धन्यवाद।